Hello students, welcome to Oceanic Maths Infinity, your own channel dedicated to maths learning. तो NCERT कंप्लीट होने के बाद आज हम जेई एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो NDA एस्पिरेंट्स हों, चाहे वे स्टूडेंट्स जो CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड के साथ साथ अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हों, या फिर जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, उन स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये कंटेंट बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं NCERT समरी को, यानी हम NCERT समरी को एक बार समराइज़ करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम जेई लेवल का जो कंटेंट होगा वो आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं NCERT समरी ऑफ चैप्टर फर्स्ट। तो इस लेक्चर में आपको NCERT समरी एक्सप्लेन की जाएगी। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है ए सेट। तो सेट की डेफिनेशन आती है। तो सेट क्या होता है? ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट्स को हम अच्छे से डिफाइन कर सकें, यानी कि इसका सीधा सा मापदंड है कि आपको कोई कलेक्शन दिया गया है और कोई एलिमेंट दिया गया है। तो कोई एलिमेंट किसी पार्टिकुलर कलेक्शन से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, अगर आप ये बताने में सक्षम हैं तो वो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या मेंबर वेल डिफाइंड है उस कलेक्शन का। जैसे मैं आपसे कहूँ कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो अब जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें अगर मैं आपसे बात करूं कि 15 इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, तो 15 का नाम सुनते ही आपको किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी। सभी को पता है कि 15 एक नेचुरल नंबर है, तो वो नेचुरल नंबर के कलेक्शन से बिलोंग करेगा। इसमें हर एक पर्सन का अलग अलग ओपिनियन भी नहीं होगा। ये नहीं कि कोई कहे कि ये नेचुरल नंबर है, कोई कहे कि नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसमें किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ए सेट। फिर ये सेट बन जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इन योर बुक, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है आपकी बुक में वो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को इजी लगता है तो किसी को डिफ़िकल्ट लगता है। सभी के लिए सब कुछ इजी नहीं है, सभी के लिए सब कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसलिए द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इन योर बुक इज़ नॉट ए सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, अब इंटेलिजेंसी के साथ भी यही है, हम उसको वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे द कलेक्शन ऑफ honest people in India, the collection of smart people in your city। तो इस ढंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जो कि सेट नहीं हैं। यानी कि हर सेट एक कलेक्शन होता है, लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का होता है, लेकिन हर कलेक्शन सेट नहीं बन पाता। इतना अगर आपको सेट के बारे में समझ है तो फिर आप सेट के बारे में अच्छे से जानते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट के बारे में बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, या फिर इसको वॉइड सेट भी कहा जाता है। और एम्प्टी, नल और वॉइड तीनों से हमें ये आभास होता है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि ये सेट एम्प्टी होता है। और एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए फाई का यूज किया जाता है, अकेला फाई। अकेला फाई जो होगा उसका मतलब है एम्प्टी सेट। या फिर जो करली ब्रेसेस हैं उनको एम्प्टी रखा जाता है, उनके अंदर कुछ नहीं लिखा जाता। लेकिन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ लिया जाता है कि करली ब्रेसेस में फाई को रख दिया जाएगा। फिर आपसे पूछेंगे कि क्या ये एम्प्टी सेट है? जी नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। चाहे ये करली ब्रेसेस में फाई को रखा गया है तो ये एक सिंगलटन सेट हो जाएगा बच्चों। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिस सेट में सिंगल एलिमेंट हो, केवल एक एलिमेंट।
तो फिर ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, ना कि एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट का नाम आते ही आपके माइंड में या तो फाई आना चाहिए या कर्ली ब्रेसिस के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इतना आपको समझ आना चाहिए। और एम्प्टी सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर एम्प्टी सेट का 0 होता है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बताया गया है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? अगर हम फाइनाइट सेट की बात करें तो फाइनाइट सेट के लिए मैं आपको एक क्राइटेरिया बताता हूं कि अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर होल नंबर्स आता है, अगर आप कार्डिनल नंबर को होल नंबर में लिख पा रहे हैं, होल नंबर का मतलब होता है कि चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो एंड सो ऑन, 0 भी है तो वो भी फाइनाइट सेट होता है जिसका कार्डिनल नंबर, जैसे एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है फिर भी ये फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट का मतलब हुआ कि जिस सेट का कार्डिनल नंबर होल नंबर आता है। अगर आप किसी सेट के कार्डिनल नंबर को होल नंबर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इट मीन्स दैट सेट इज ए फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। तो अगर आपको इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो उसके लास्ट में कुछ एलिमेंट्स लिख के हम लास्ट में 3 डॉट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद हम 3 डॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। 3 डॉट का मतलब है कि आगे इसी तरह के और भी नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट तक आते जाएंगे, इन्फिनिटी तक आते जाएंगे। तो इस तरह के सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे कि अगर इंटीजर्स के सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है इन रोस्टर फॉर्म में, तो इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होती है। तो पहले हम 0 लिखेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो 3 डॉट्स लास्ट में अप्लाई कर देंगे। और इसकी बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में भी हम 3 डॉट्स अप्लाई करेंगे, या 0 के बाद कुछ आप एक आध नेगेटिव इंटीजर्स भी लिखेंगे, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, और ये कोमा लगाते हुए सेपरेट करेंगे। और लास्ट में तो हमने 3 डॉट्स लगाए हैं और हम स्टार्टिंग में भी 3 डॉट्स लगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इसी तरह के नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट में आते जा रहे हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है, -5 से स्मॉलर -6, -6 से स्मॉलर -7, ऐसे -इन्फिनिटी तक ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स लिखे जा रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को दोनों तरफ 3 डॉट्स लगा के, कुछ इंटीजर्स लिख के, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, बीच में 0 मेंशन करके आप सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म। तो ये इनफाइनाइट सेट की पहचान होती है। इसी तरह से आप फाइनाइट सेट को पहचान सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों कि हम क्या हर इनफाइनाइट सेट को क्या हम टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? जी नहीं। रियल नंबर्स के सेट को हम, जो कि एक इनफाइनाइट सेट है, उसको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रियल नंबर्स की जब बात आती है तो आप क्या करेंगे, कुछ उसके एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन रियल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। फिर उसमें रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इवन होते हैं, ओड होते हैं, प्राइम होते हैं, बहुत सारे नंबर्स मिला के रियल नंबर्स का सेट बनता है जो कि इनफाइनाइट हैं। रैशनल, इरेशनल, 2 टाइप्स के रियल नंबर्स होते हैं। तो अब हम उनमें से कुछ एलिमेंट्स अगर लिखेंगे तो उनसे ये पता नहीं चल पाएगा कि वो रियल नंबर्स का सेट है। अगर हम कुछ इंटीजर्स लिखते हैं तो उससे ये आभास होगा कि वे इंटीजर का सेट है। अगर कुछ नेचुरल नंबर्स लिखते हैं तो ये पता चलेगा नेचुरल नंबर्स का सेट है। लेकिन कुछ लिखने से नहीं होगा, वो हमें एक सीक्वेंस में लिखने पड़ते हैं और उससे हमें ये रिजल्ट या कंक्लूड होना चाहिए कि इसी टाइप के नंबर्स इनफाइनाइटली लिखे जा रहे हैं, तभी हम इनफाइनाइट सेट को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो रियल नंबर के सेट के साथ ऐसा हम नहीं कर पाते। इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, या यूं कहें कि नहीं लिख सकते।
ठीक है, लेकिन हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे रियल नंबर्स के सेट को? तो इसको लिखने का तरीका होगा कि करली ब्रेसिस में कि रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r। इतना लिखना काफ़ी है रियल नंबर्स के सेट को, कि रियल नंबर्स का सेट क्या है? दिस इज द सेट ऑफ ऑल x, सभी x, सच दैट वो सारे x रियल नंबर्स हैं। तो ऐसे हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर बच्चों इसको हम इंटरवल की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि -∞ टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी की तरफ हम हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन ब्रेसेस यूज करते हैं। ओपन का मतलब होता है कि स्मॉल ब्रेसेस, ठीक है, स्मॉल ब्रेसेस का हम यूज करते हैं इन्फिनिटी या -∞ की तरफ। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है फोर्थ पॉइंट। टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। टू सेट्स को हम इक्वल कब बोलते हैं? टू सेट्स A एंड B, तो A एंड B अगर टू सेट्स हमारे पास हैं तो दोनों सेट्स इक्वल तभी कहलाएंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल होने ही चाहिए, उसके साथ साथ सभी एलिमेंट्स हूबहू आइडेंटिकल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों एज इट इज होने चाहिए, तो वो दोनों सेट्स इक्वल हो पाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम इक्विलिटी ऑफ टू सेट्स को इन टर्म्स ऑफ सबसेट भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम टू सेट्स लें A एंड B, और A सेट B का सबसेट है और B A का सबसेट है, व्हाट डज इट मीन? इसका ये मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि सेट A एंड सेट B दोनों इक्वल हैं, क्योंकि A B का सबसेट है। इसका क्या मतलब हुआ? A के सारे एलिमेंट जितने भी हैं सब के सब B में हैं, और B इज द सबसेट ऑफ A। इसका क्या मतलब हुआ? B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, A वाले सारे B में हैं, B वाले सारे A में हैं। इसका मतलब A इक्वल टू B। तो ये हमने सबसेट की टर्म्स में इक्विलिटी ऑफ टू सेट्स को डिफाइन किया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो सबसेट के बारे में ही है। A set A is said to be subset of a set B if every element of A is also an element of B. Intervals are subsets of R, capital R. कैपिटल R का मतलब होता है set of real numbers. तो इसका मतलब हुआ कि a set A is said to be subset of a set B if every element of A is also an element of B. तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो उसके सारे एलिमेंट्स उस दूसरे सेट में होने चाहिए। और सबसेट के लिए प्यारे बच्चों सिंबल क्या होगा कि A इज सबसेट ऑफ B। इसका क्या मतलब है? ये सबसेट का सिंबल है, सबसेट ऑफ या इज ए सबसेट ऑफ, इसका सिंबल ये है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B। इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B। A के सारे एलिमेंट्स B में हैं तो A B का सबसेट होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि A अगर B का सबसेट है तो B को A का क्या बोलेंगे बच्चों? B इज द सुपरसेट ऑफ A। तो B सुपरसेट होगा अगर A B का सबसेट है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है फाई, वो हर सेट का सबसेट होता है। जितने भी सेट हैं उन सब का एक सबसेट पक्का है फाई। क्यों है? क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी होता है। तो इसलिए फाई के सारे एलिमेंट हर सेट में होते हैं, क्योंकि वो खाली है, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो उसमें जो भी कुछ है वो हर सेट में होता है। अब कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि जब कुछ है ही नहीं तो हर सेट में होता है, ये कहने का क्या मतलब? तो चलो हम आपकी बात मान लेते हैं। तो फिर अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं है तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि उसमें कम से कम कोई एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए ना जो दूसरे सेट में ना हो। जैसे A अगर B का सबसेट नहीं है तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? A अगर B का सबसेट नहीं है तो कम से कम A में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए या कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो B में नहीं है, ठीक है। तो फिर हम A को B का सबसेट नहीं बोलेंगे। तो अगर फाई B का सबसेट नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि फाई के अंदर कम से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए ना जो B का
जो बी का मेंबर ना हो, जो बी में ना हो, लेकिन फाई में तो कुछ होता ही नहीं, तो ऐसा कोई एलिमेंट फाई में नहीं है जो बी में ना हो, क्योंकि ये खाली है, एम्प्टी है। इसलिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो भी ये ठीक बैठता है कि फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाई हर सेट का एक सबसेट होता है, और फाई ही नहीं बच्चों, हर सेट अपना सबसेट होता है। ए जो सेट है ना वो ए का सबसेट है, बी सेट है ना वो बी का सबसेट है, हर सेट अपना सबसेट है, और हर सेट के 2 सबसेट्स तो पक्के होते हैं। कौन कौन? एक तो फाई यानी एम्प्टी सेट, और एक वो खुद अपना सबसेट होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे फाई के केस में यानी एम्प्टी सेट के केस में, एम्प्टी सेट का केवल एक ही सबसेट है फाई यानी वो खुद, और फाई के अलावा एम्प्टी सेट को छोड़कर जितने भी मैथ्स में सेट्स हैं उन सब के कम से कम 2 सबसेट्स अवश्य हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखें। तो मैं समझता हूँ कि सबसेट्स के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है, सफिशिएंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। लेकिन यूनियन ऑफ 2 सेट्स से पहले हमने ये पॉइंट छोड़ दिया है कि इंटरवल्स आर सबसेट्स ऑफ आर, कि जो इंटरवल्स होते हैं वो आर के सबसेट्स होते हैं। तो हम इंटरवल्स के बारे में और पढ़ेंगे, इसको रिकैपिचुलेट करेंगे। तो इंटरवल्स क्या होते हैं बच्चों? तो जैसे कि मैंने जब आपको सेट थ्योरी पढ़ाई है उसमें डिटेल से बताया है कि इंटरवल्स का मतलब क्या है, फिर भी मैं इसको रिकैपिचुलेट कर देता हूं कि इंटरवल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस सेट भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस सेट क्यों बोलते हैं वो अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेट रियल नंबर्स का सबसेट होता है। हमेशा हर कॉन्टिन्यूअस सेट रियल नंबर का सबसेट होता है, ये ध्यान रखना है। और कॉन्टिन्यूअस सेट को ही हम इंटरवल्स भी बोलते हैं। और इंटरवल्स के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक हमारा होता है ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए सिंबल होता है स्मॉल ब्रेसिस के अंदर हम टर्मिनल वैल्यूज लिखते हैं, 2 वैल्यूज लिखी जाएंगी a, b, बस। तो इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। इस ओपन इंटरवल का मतलब होगा कि a कोई वैल्यू है, रियल नंबर है, b कोई रियल नंबर है, a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करते हैं, यानी कि इस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रहे a और b दोनों टर्मिनल वैल्यूज ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये और इंफॉर्मेटिव हो जाएगा अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं। तो ओपन इंटरवल a, b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन a लेस देन b। तो इस ढंग से प्यारे बच्चों हम ओपन इंटरवल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल के बाद दूसरा इंटरवल हमारा होता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। तो जैसे ओपन इंटरवल में स्मॉल ब्रेसिस का यूज होता है, सिमिलरली क्लोज्ड इंटरवल में हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रेसिस का यूज करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रेसिस ऐसे। तो इसमें अगर हम 2 वैल्यूज टर्मिनल वैल्यूज मेंशन करें a, b, तो क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब होगा? इसी तरह से इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहां तक तो सेम रहेगा, एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें इक्वल टू a आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू b आ जाएगा। यानी कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? a, b अगर क्लोज्ड इंटरवल में है तो a और b के बीच की जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी इस इंटरवल से बिलोंग करेंगे, और a और एंड b दोनों इंक्लूड होंगे उस इंटरवल में, उस सेट में, ठीक है। और इसको कॉन्टिन्यूअस सेट हम इसीलिए बोलते हैं कि ओपन इंटरवल में भी a और b के बीच के सभी रियल नंबर्स कॉन्टिन्यूअसली इंक्लूड हम करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल में भी a से b तक जितने भी रियल नंबर्स आते हैं कॉन्टिन्यूअसली, एक नंबर को भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ कॉन्टिन्यूअसली लेना है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस सेट बोलते हैं। ओपन में क्या होगा कि वो एक्सटर्नल जो वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, जो टर्मिनल वैल्यूज हैं वो एक्सक्लूड हो जाती हैं ओपन इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल में वो दोनों वैल्यूज इंक्लूड हो जाती हैं। और एक और होता है जिसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों? एक जो
ब्रैकेट होती है वो ओपन होती है, एक तरफ क्लोज्ड होती है। मतलब एक तरफ स्मॉल ब्रेसेस का यूज होता है और एक तरफ स्क्वायर ब्रेसेस का यूज होता है, ऐसे कुछ होता है। तो जिस तरफ स्मॉल ब्रेसेस है वो वैल्यू एक्सक्लूड करनी है और जिस तरफ क्लोज्ड इंटरवल यूज्ड है वो वैल्यू इंक्लूड करनी है। लेकिन टर्मिनल वैल्यूज के बीच की सभी रियल नंबर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये सभी इंटरवल्स में होता है, इसलिए उसको कॉन्टिन्यूअस सेट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो सेमी ओपन में क्या हो जाएगा, इसका एक एग्जांपल ये है। इसमें क्या होगा, ए से बी के बीच के सभी रियल नंबर्स ए को एक्सक्लूड करेंगे, बी को इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली हम इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, ए की तरफ क्लोज्ड, बी की तरफ स्मॉल ब्रेसेस यानी कि ओपन इंटरवल। इसका मतलब ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर्स जिसमें ए इंक्लूड है लेकिन बी एक्सक्लूड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम इंटरवल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है द यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब होता है बच्चों, द यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन का मतलब मैंने बताया था, यूनियन का मतलब होता है मिलाना। टू सेट्स के सभी एलिमेंट्स हम मिला के लिख देते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं, उनको प्लस कर देते हैं, लेकिन उनको रिपीट नहीं करते। जैसे ए और बी का हमें यूनियन करना है तो ए के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे और बी के एलिमेंट्स भी इंक्लूड करने हैं। लेकिन अगर ए और बी के कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं तो उनको एक बार लिखा जाएगा, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी सेट के एलिमेंट्स जनरली रिपीट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो फिर यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब होगा, इफ़ कोई एलिमेंट अगर ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब होता है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। यूनियन का मतलब और होता है, मतलब ए यूनियन बी का मतलब उसमें या तो ए के एलिमेंट होंगे या बी के होंगे और कुछ नहीं होगा, या ए या बी। इसी में ये भी आ जाता है कि ए और बी के कॉमन भी, उनको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, या तो ए के हैं या बी के हैं, तो कॉमन होंगे वे भी तो ए या बी के ही तो होंगे, तो वो भी उसमें इंक्लूड होता है, उसको बोलना नहीं है। तो यूनियन का ये मतलब होता है। और यूनियन जब ऑपरेशन करना हो टू सेट्स पे, तो ए अगर कोई सेट गिवन है 1 2 3, सेट बी गिवन है 3 4 5 और आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो पहले ए के सभी एलिमेंट्स लिख लो, फिर बी के लिखो, लेकिन जो रिपीट हो गया वो लिखा जा चुका है तो उसको दोबारा नहीं लिखना है। जैसे 3 है, ये लिख चुके हैं हम, इसको दोबारा मत लिखो, छोड़ना नहीं है लेकिन दोबारा नहीं लिखना है। फिर 4 आता है, 4 अलग है तो लिखा जाएगा, 5 पहले नहीं आया है तो लिखा जाएगा। हमने क्या किया, ए यूनियन बी में ए और बी के सभी एलिमेंट्स ज्वाइन कर दिए, और इसका यही मतलब हुआ कि अब ये एलिमेंट जो हैं 1 2 3 4 5 या तो सेट ए के हैं या सेट बी के हैं, यही मतलब है, ठीक है। और दोनों में है वो भी हैं, जैसे 3 है वो दोनों में है तो वो भी तो लिखा गया, तो ये मतलब होता है ए यूनियन बी का, ठीक है बच्चों। इसके बाद यूनियन को हम वेन डायग्राम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये वेन डायग्राम है तो ये ए ये बी, तो यूनिवर्सल सेट हमारा रेक्टेंगल से शो करेंगे, ए और बी दोनों ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, तो सेट ए और सेट बी में आपको यूनियन दिखाना है। तो यूनियन का मतलब ये जो शेडिड पोर्शन में कर रहा हूँ, ए और बी दोनों सेट्स इंक्लूड हो जाएंगे, ये सारा रीजन इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस रीजन शोज ए यूनियन बी, शेडिड पोर्शन ए यूनियन बी को शो करेगा। यूनियन का मतलब और होता है और एक तरह से ये प्लस होता है, क्योंकि प्लस कर रहे हैं हम एलिमेंट्स को, ज्वाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है, इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये यूनियन का मतलब होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, जैसे यूनियन का मतलब होता है ऐसे ही इंटरसेक्शन सेट्स पे ऑपरेशन होता है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है, सिंबॉलिक फॉर्म होती है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे भी बोलते हैं ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, एंड का मतलब यहां एक तरह से ये कंपलसरी होता है कि सेट ए बी होना चाहिए और सेट बी भी होना चाहिए, दोनों इंक्लूडेड होने चाहिए, एंड का मतलब ये है। और यूनियन में आपको बोला था ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी, और का मतलब है यहां जैसे चॉइस है या तो ए या बी, ठीक है, या दोनों भी होंगे, वो अंडरस्टूड है। लेकिन एंड का मतलब है दोनों ही होने चाहिए, ए भी एंड बी भी, यहां चॉइस नहीं है कि ए या बी से काम नहीं चलेगा, दोनों।
तो ये इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन है। जैसे इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, दोनों से बिलोंग करना चाहिए, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे सेट A में हमने लिखा 1 2 3, सेट B में लिखा 2 5, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा रे बच्चों, 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा। A में भी होना चाहिए एंड B में ऐसा एक ही एलिमेंट है 2, तो फिर इंटरसेक्शन में केवल एक एलिमेंट 2 आएगा। तो इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है। इसको अगर हम वेन डायग्राम से शो करें तो ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया जिसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, और जो सेट्स हैं ए एंड बी इनको ओवरलैपिंग सर्कल से हम शो करेंगे। और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन पार्ट जिसको मैंने ग्रीन कलर से शेडिड किया है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी को ए बी से भी हम डिनोट करते हैं, जैसे ए यूनियन बी को ए प्लस बी, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी को ए बी से भी हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आने के बाद ये इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, और इसकी जो समरी है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। तो अब हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को एक्सप्लेन करेंगे, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हमें a माइनस बी को डिफाइन करना है, तो आप रिकॉल कीजिए कि मैंने क्या बताया था। a माइनस बी का मतलब है वे सभी एलिमेंट्स a से बिलोंग करेंगे बट सेट b में नहीं होंगे। यानी आपको क्या करना है, सेट ए के सभी एलिमेंट्स ले लेने हैं, लेकिन ए में से वे एलिमेंट्स हटा देने हैं जो सेट बी में हैं। यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो हटा देना है, रिमूव कर देना है, उनको बाहर कर देना है। यही ए माइनस बी का मतलब होता है। या फिर आप ए माइनस बी को बोल सकते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b। x a से तो बिलोंग करना चाहिए लेकिन x b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि x बिलोंग्स टू a बट एक तरह से एंड का आभास देता है, तो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो उसको b कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं b को छोड़कर। ठीक है, तो फिर a माइनस बी का करीब करीब यही मतलब हो गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसको वेन डायग्राम से शो करें तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो ये सेट रेक्टेंगल बन जाएगा, और सेट ए और बी को हम ओवरलैपिंग सर्कल से शो करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या होगा कि रेड वाला सेट ए है और ग्रीन वाला सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़कर ए का सारा पोर्शन, तो बी को हम छोड़ दें जो ग्रीन सर्कल है उसको छोड़ के रेड जो सर्कल है उसका पोर्शन क्या होगा, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो शेडिड पोर्शन है रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, ये हमारा ए माइनस बी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ए माइनस बी। तो इस ढंग से हम a माइनस बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और a माइनस बी आप देख रहे हैं, सेट a में से आप क्या हटा दो, a इंटरसेक्शन b। ठीक है, सेट a में से आप a इंटरसेक्शन b को हटा दो, तो फिर सेट a के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो a माइनस बी के ही एलिमेंट्स होंगे। तो इस ढंग से आप इसको कर सकते हैं। तो हम a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को a माइनस बी बोल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है, और उससे पहले बच्चों अगर मैं एक और आपको समझाना चाहूँ कि जनरली a माइनस बी और b माइनस ए ये इक्वल नहीं होते हैं। अगर आप यहाँ b माइनस ए को रिप्रेजेंट करें तो b के सभी एलिमेंट्स a को छोड़कर, तो फिर ये जो पोर्शन होगा इधर वाला जिनको मैं लाइन सेगमेंट से दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, तो ये क्या होगा, ये b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो b माइनस ए इस ढंग से मैंने शो किया है, तो ये b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अंदर a इंटरसेक्शन b है, ये ध्यान रहे। ठीक है, ये
तो इस ढंग से हम इनको a माइनस बी को और b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारा। उससे पहले हम पेज चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सबसेट ए ऑफ यूनिवर्सल सेट U इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ A। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, तो इसको आप रिकॉल कीजिए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास कोई सेट है तो कॉम्प्लीमेंट तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें उनका यूनिवर्सल सेट पता हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का ध्यान आते ही यूनिवर्सल सेट आपके माइंड में आना चाहिए। विदाउट यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कांट बी फाउंड, ये ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई सेट गिवन है 1, 2, 3 और यूनिवर्सल सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट बताना है तो यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स ए को छोड़कर, ठीक है, यानी इन दोनों में जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे और बाकी यू के सभी एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा, 1, 2, 3 को हम एक्सक्लूड करेंगे और 4, 5, 6 को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर वेन डायग्राम से शो करें तो ये कोई सेट ए है और ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, और फिर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा इस रेड सर्कल से यानी सेट ए से बाहर का रीजन, द रीजन आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सेट ए। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट को आप कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। यूनिवर्सल सेट में से आप सेट ए को डिफरेंस कर दें सेट ए का, यानी सेट ए को उसमें से हटा दें, रिमूव कर दें, एलिमिनेट कर दें उसके सभी एलिमेंट्स को, तो फिर यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस ढंग से हम ये बोल सकते हैं कि इफ x belongs to a complement, this implies that x belongs to U and x does not belong to A। ये आपको ध्यान रखना है, या x belongs to U minus A। ठीक है, दोनों का डिफरेंस U और A का, उससे वो एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो इस ढंग से हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, और इसको हमने आपको अच्छे से पहले एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन यहाँ हम इसको रिकैपिचुलेट कर देते हैं कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना हो। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ आपको कब ध्यान आना चाहिए? जब टू सेट्स का यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लेना हो, और फिर हमें उन दोनों सेट्स के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती हो, ये ध्यान रखना है। तो क्या होगा, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन है और कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो हमें डी मॉर्गन्स लॉ की यूनियन का यहाँ पे इंटरसेक्शन बन जाएगा और फिर बी कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। इसी को डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी और फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन बीच में जो सिंबल आएगा यहाँ इंटरसेक्शन है तो उसका यूनियन बन जाएगा। यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन, इसी को डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। और ये हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इसको वेन डायग्राम से शो किया है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल होते हैं। तो हमने इस डी मॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम से प्रूव किया था। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉ है। तो इस ढंग से ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे एनसीईआरटी बुक बेस्ड, जो कि हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और पढ़ेंगे, और जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ सेट्स में पॉसिबल हैं, वो सभी हम स्टडी करेंगे 1 by 1।